एक्साइटिंग डाटा फॉर यू। आज है 19 जुलाई 2020 और मैं 19 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में समाचारों में रहा होप है। हमारे ऑप्शन है कोविड-19 के दौरान भारत सरकार का शिशु सुरक्षा अभियान, कुपोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाला गैर लाभकारी अफ्रीकी संगठन, संयुक्त अरब अमीरात का मार्स मिशन या फिर संयुक्त राष्ट्र का ऑनलाइन शिक्षा अभियान। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात का मार्स मिशन। खराब मौसम की स्थिति के कारण संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप को अब 19 जुलाई 2020 को जापान ने तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने लाल ग्रह अर्थात मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में होप नामक एमिरेट्स मार्स मिशन की घोषणा की थी। इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है और ये अंतरिक्ष यान के एक तरफ लगे वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के वायुमंडल तथा बाह्य अंतरिक्ष और सौर हवाओं के साथ इसके संबंध का अध्ययन करेगा। साथ ही मंगल ग्रह की जलवायु से संबंधित डेटा एकत्रित करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि मंगल के वातावरण का अंतरिक्ष में क्षरण क्यों हो रहा है। एक बार लॉन्च होने के बाद होप लगभग 200 दिनों तक मंगल की परिक्रमा करेगा, जिसके बाद ये संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के साथ वर्ष 2021 तक लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। होप मंगल ग्रह पर अरब जगत का पहला मिशन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात का मार्स मिशन। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जयगांव पशाखा व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है भारत चीन, चीन नेपाल, भारत भूटान या पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, भारत भूटान। हाल ही में भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पशाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। ये नया व्यापारिक मार्ग मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में दोनों देशों के संबंधों, खास तौर पर व्यापार संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1968 में थिम्पू में भारत के प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ हुई थी। हालांकि वर्ष 1949 में ही दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत भूटान व्यापार और पारगमन समझौता 1972 दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार प्रणाली की स्थापना करता है। इस समझौते को अंतिम बार वर्ष 2016 में नवीनीकृत किया गया था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कुल 9,228 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। विभिन्न उत्पाद और कच्चे माल जैसे सब्जी उत्पाद, वाहन, आधार धातु, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, विद्युत उपकरण, खनिज उत्पाद, प्लास्टिक और लेख भूटान द्वारा भारत से आयात किए जाते हैं, जबकि भारत भूटान से बिजली, इलायची और फल उत्पाद, पोर्टलैंड सीमेंट, आलू, डोलोमाइट, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का आयात करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और भूटान। एसपीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, यह एक प्रकार का प्रौद्योगिकी मंच ई पोर्टल है जिसे भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन के तहत शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है, इसे भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है। हमारे कथन है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 2। तो हमारा सही ऑप्शन है केवल 3। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ASPIRE ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है।
भारत सरकार का भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन की ओर पहला कदम प्रौद्योगिकी मंच ई पोर्टल का निर्माण है, जहां इस तरह के प्रौद्योगिकी विकास, सूचना विनिमय एवं नवाचार की सुविधा हो सकती है। विभिन्न संगठनों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। बिजली क्षेत्र के उपकरण के लिए वेल, मशीन टूल के लिए HMT, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए CMFTI, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। इन पोर्टलों का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो समाधान चाहने वाले और समस्या हल करने वालों को एक साथ लाएगा। इसमें उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, पेशेवर और विशेषज्ञ शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या है एस्पायर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करना है। इस मिशन के उद्देश्य को विभिन्न संबद्ध तरीकों से हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार एवं वैश्विक तकनीकी प्रगति को अपनाने में सहायता करके प्राप्त किया जाएगा। इस गतिविधि में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाएंगे: अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, उद्योग के लिए तकनीकी एवं गुणवत्ता समस्या समाधान, विनिर्माण एवं प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास के लिए आने वाली चुनौतियां और भारतीय ऑटो उद्योग के रुझानों की पहचान के लिए मार्केट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्वे का आयोजन करना। इन उपायों को भारत में मजबूत एवं आत्मनिर्भर मोटर वाहन उद्योग के विकास के लिए विकसित किया जा रहा है, जो भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 4, चार धाम सड़क परियोजना निम्नलिखित में से किन किन स्थलों को जोड़ती है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पिथौरागढ़ या यमुनोत्री? हमारे विकल्प हैं ए 1, 3, 4 और 5, बी 1, 2, 3 और 5, सी 1, 2 और 3, डी 2, 3, 4 और 5। हमारा सही ऑप्शन है बी 1, 2, 3 और 5, अर्थात केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड राज्य में चार धाम सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया है और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया, को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चार धाम सड़क परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2016 में किया गया था। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीन सीमा और चार धामों तक पहुंचने वाली सड़कों को उच्च स्तर का बनाया जाना है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क परियोजना की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। ये सड़क मार्ग ऋषिकेश से शुरू होकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री तक जाएगी। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। आइए जानते हैं चार धाम सड़क परियोजना के क्या लाभ हैं। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद चार धाम की यात्रा न सिर्फ आसान होगी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस 12 सड़क का निर्माण चार धाम की परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो चारों धाम को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। इसके निर्माण के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। चीन सीमा से नजदीकी के कारण इस महामार्ग परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। प्रश्न नंबर 5, भारत में मातृ मृत्यु दर पर रजिस्ट्रार जनरल की 2016-18 में रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मातृ मृत्यु दर के आंकड़े भारतीय राज्यों में विषमता को सूचित करते हैं। दूसरा कथन है, भारतीय राज्यों में मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है।
तीसरा कथन है 5 भारतीय राज्य सतत विकास द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो हमारे ऑप्शन है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, केवल 2। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत द्वारा प्राप्त सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर में 1 वर्ष में 9 अंकों की गिरावट देखी गई है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। मातृ मृत्यु दर के मामले में भारत 2011-13 से निरंतर गिरावट दर्ज कर रहा है। इस प्रगति के फलस्वरूप भारत सतत विकास लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में जल्द ही सफल होगा। 2011-13 में मातृ मृत्यु दर 167 थी, जो 14-16 में 130 हो गई और 15-17 में 122 हो गई, 16-18 में घटकर 113 आ गई है। इस वर्ष राजस्थान में मातृ मृत्यु दर में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 19 अंकों, उड़ीसा में 18 अंकों, बिहार में 16 अंकों और मध्य प्रदेश में 15 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। अब जानते हैं क्या है मातृ मृत्यु दर। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु मातृ मृत्यु दर कहलाती है। आइए जानते हैं क्या है मातृ मृत्यु दर में कमी के कारण। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के गहन प्रयास रहे हैं। एनएचएम के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा जैसी योजनाएं और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और लक्ष्य जैसी नई पहलों की सफलता सरकार ने प्रसव के उपरांत तथा प्रसव के पूर्व की देखभाल के लिए मिडवाइफ की व्यवस्था करने के साथ ही सुमन कार्यक्रम को लागू करने की भी योजना बनाई है, ताकि प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच हो सके। आइए जानते हैं क्या है सतत विकास लक्ष्य तथा मातृ मृत्यु दर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को 169 प्रयोजनों के साथ स्वीकार कर 2030 तक इन्हें वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। इन्हीं लक्ष्यों में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 70 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, अर्थात प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में 70 महिलाओं की मातृ मृत्यु दर को निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा मातृ मृत्यु दर 15 वर्षों के उपरांत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी आयामों को बेहतर करने के उद्देश्य से 2017 में भारत सरकार द्वारा नई स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2020 तक मातृ मृत्यु दर को 100 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, केवल 2। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।